क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। शॉर्ट में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, धंधे के लिए। आप खुद का 6 लाख रुपए डालते हो, 4 लाख का कर्जा लेते हो, तो आपका मिक्स कितना हुआ? 60% और 40%। 60% क्या है? ओन्ड। 40% क्या है? बोरोड। तो ये जो मिक्स है ना, ओन्ड और बोरोड, क्या मिक्स है? 60-40। उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, आपको कार लेनी है 10 लाख की, आप 10 लाख खुद का डालो, या 9 लाख खुद का डालो, 1 लाख का कर्जा लो, या 1 लाख खुद का डालो, 9 लाख का कर्जा लो। ये जो मिक्स है ना भेलपुरी, आपको कैसे बनाना है और आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? अभी नमक ज्यादा हो गया तो आपका मजा खराब हो जाएगा, तीखा कम हुआ तो फीका लगेगा। एक ऐसा मिक्स जिसमें खाना टेस्टी बने। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल या कैपिटल स्ट्रक्चर सही क्या होना चाहिए, उसके लिए एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला, आपका मूल उद्देश्य क्या है बताओ? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ाना है। कंपनी की भाषा में सपोजिटली 10,000 रुपए का कमाई है, 1,000 इक्विटी शेयर है, तो पर शेयर कितना कमाई हुआ? 10,000 रुपए का आपका कमाई, 1,000 इक्विटी शेयर है, तो पर शेयर आपने कितना कमाया? 10 रुपया। उसको टेक्निकल भाषा में ईपीएस बोलते हैं। कोई भी कंपनी चाहेगी कि अर्निंग्स पर शेयर हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर यदि 10 रुपया है, उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा जिसको डीपीएस बोलते हैं। 10,000 आपका कमाई है, 1,000 आपका इक्विटी शेयर है, आपका कमाई पर शेयर कितना हुआ? 10 रुपया। तो आपने डीपीएस डिविडेंड कितना दिया? 4 रुपया, तो आपका 6 रुपया जाएगा रिजर्व में। सो डिविडेंड हमेशा कमाई में से दिया जाता है। तो कंपनी का मूल उद्देश्य कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अच्छा अभी आप मारुति की कार लेते हो तो माइलेज ज्यादा मिलेगा, बीएमडब्ल्यू की कार लेते हो तो माइलेज कम रहेगा ना, क्योंकि सीसी ज्यादा रहता है। तो अभी आपको माइलेज चाहिए तो आप मारुति खरीदोगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल रखने के लिए आपको अलग अलग सोर्स ऑफ फंड्स का कीमत देखना पड़ेगा। डिबेंचर क्या है? कर्जा है, उस पर आपको रिटर्न्स में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो ये जो कीमत है ना, फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए का कर्जा लेता हूं डिबेंचर का, मुझे ब्याज कितना देना है? 10%। तो ये 10% क्या हो जाएगा? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, बॉन्ड्स लूंगा, उस पर भी इंटरेस्ट है। प्रेफरेंस है, उस पर रिटर्न्स में क्या दूंगा? डिविडेंड। अब डू यू एग्री, ये जो डिबेंचर, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब पे मुझे कीमत चुकाना होगा। शेयर्स पे क्या कीमत चुकाना है? डिविडेंड। लोन पे क्या कीमत चुकाना है? इंटरेस्ट। तो हर एक का कॉस्ट होता है और उसको स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मुझे देखना है हर एक का कॉस्ट कितना है। सपोजिटली आपका क्रेडिट कार्ड लोन दे रहा है 40%, आपका गोल्ड लोन पे आपको मिल रहा है, देना पड़ेगा 10%, तो आप कौन सा लोन लोगे? क्रेडिट कार्ड लोन लोगे क्या गोल्ड लोन लोगे? गोल्ड लोन परवड़ता है ना, सस्ता पड़ता है। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे कम हो, वो देखोगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपका मेन 2 उद्देश्य है, प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चा घटाओ। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? ईपीएस। खर्चा घटाने के लिए आपको हर एक सोर्स का कॉस्ट जो कम से कम है वो ढूंढ के वो इस्तेमाल करना होगा। समझ में आया? तो कैपिटल, तो आप कार वैसी लोगे जो आपको माइलेज सबसे ज्यादा दे। अच्छा, दूसरा सॉल्वेंसी। सिंपल सी भाषा में सॉल्वेंट क्या होता है? आपके पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है, 80,000 रुपए का कर्जा है, तो आपका सर पानी के ऊपर है, 20,000 आप सेफ हो। लेकिन उल्टा मैं कर दूं, आपके पास 1 लाख रुपए का कर्जा है, आपके पास 80,000 रुपए का संपत्ति है, तो आप -20,000 में हो, देखा जाए तो आप डूब गए हो, तो उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं। तो यदि आप चाहते हो भाई सेफ रहे, सॉल्वेंट रहे, तो आप क्या करोगे? कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर मतलब खुद का पैसे का कंपोनेंट ज्यादा रखोगे। अच्छा, आपके 10 लाख की कार है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप 10 लाख की कार में 9 लाख खुद का लगाते हो, 1 लाख का कर्जा लेते हो, क्या सेफ है? सेफ है ना, खुद का तो 9 लाख है,
लेकिन मैं उल्टा कर दूं, आप 1 लाख खुद का डालते हो, 9 लाख का कर्जा लेते हो, तो क्या रिस्क बढ़ता है? रिस्क बहुत बढ़ता है। तो बिकॉज रिस्क बढ़ रहा है तो हो सकता है आप इंसॉल्वेंट हो जाओ। आप 9 लाख का कर्जा पे जो आपको ईएमआई आएगा वो 10,000 रुपये महीना आएगा। आपका कमाई था 15 से 18,000 कमाई था, आप भर पा रहे थे, पर आपकी नौकरी चली गई तो आप हफ्ता नहीं भर पाओगे। ठीक है, आप हफ्ता नहीं भर पाओगे तो वो लोग आके आपकी कार लेके जाओगे, आप इंसॉल्वेंट हो गए। लेकिन ऐसा सोचो, आपकी 10 लाख की कार है, आपका 18,000 रुपए का जॉब है, आपने पूरा 10 लाख खुद से जिंदगी भर के सेविंग से डाला, आपका जॉब चला गया, कोई आपकी कार लेके जा सकता है? नहीं, तो आप सॉल्वेंट हो। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा रिस्क। तो आप चाहते हो आप डूबे ना, तो ऐसे करो, 10 लाख की कार है ना, 6 लाख खुद का डालो, 4 लाख का कर्जा लो, मतलब आप रिस्क ले रहे हो लेकिन छोटा। आपने 9 लाख का कर्जा ले लिया तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो ये आप पर निर्भर है, आप कैसे डिसाइड करते हो रिस्क। जो इंसान रिस्क ज्यादा लेता है तो वो कर्जा ज्यादा लेगा। समझ में आ रहा है? धंधा तुमको चलाना है, स्टार्टिंग में तुमने ज्यादा कर्जा ले लिया तो ब्याज का प्रेशर रहता है। तो नया धंधे में क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में खुद का पैसा लगाना चाहिए, रिस्क कम होता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक जो आता है एपिसोड, जिसमें वो लोग कर्जा देते हैं या शेयर्स पे पैसा लगाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि मैंने 10 लाख की कार है, 6 लाख का खुद का पैसा डाला, 4 लाख का कर्जा लिया, अब मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, इस साल मैंने 2 लाख रुपए का नफा किया, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा आपसे 4 लाख का कर्जा लिया है, 2 लाख वापस ले लो, तो मेरा कर्जा कितना बचेगा? 2 लाख। तो मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर था पहले कितना था? 60 और 40, अभी कितना हो जाएगा? 80 और 20, क्योंकि लोन कम हो गया ना। तो आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। जब प्रॉफिट ज्यादा है तो आप लोन लौटा सकते हो, जब प्रॉफिट कम है तो वैसे का वैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको धंधे में नए ऑर्डर्स मिल रहे तो आप और भी लोन लो। सपोजिटली 10 लाख का कैपिटल है, आपका धंधा चल रहा है, पर आपको इन्वेस्टमेंट की और जरूरत है, आप 2 लाख का और कर्जा लेते हो, 10 लाख का कैपिटल कितना हो जाएगा? 12 लाख। 6 लाख का शेयर, अभी कर्जा कितना हो गया? 4 + 2 6, 50-50 हो गया ना। तो रेशियो 60-40 था, 60% खुद का था, 40% लोन था। नया कैपिटल आपने लोन के रूप में लिया तो 50-50 हो गया। तो रिस्क फिर भी नॉर्मल है, 50-50 बैलेंस हो सकता है। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे रखो। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं प्रेशर की वजह से, खास करके साइंस। अभी सीबीएसई ने ऐसा सेमेस्टर पैटर्न लॉन्च किया है 25-26 से 12वीं के लिए। वो ऐसा होगा, एक एग्जाम होगा अक्टूबर-नवंबर में, एक एग्जाम होगा मार्च-अप्रैल में, 2 एग्जाम हुए सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। अब आपको जिसमें ज्यादा मार्क्स मिले वो काउंट होगा। 2 एग्जाम आप दोगे, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिले वो काउंट होगा, दूसरा कम वाला छोड़ दो, तो आपका मानसिक स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये 12वीं का पैटर्न लॉन्च होने वाला है। सो ऐसा भी हो सकता है एक जन ने अक्टूबर में एग्जाम दिया, मार्क्स अच्छा है 98%, उसने मार्च का दिया ही नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका 6 लाख का ओन्ड है, 4 लाख का कर्जा है, आपने इस साल 5 लाख कमाया, आपने जाकर 4 लाख का पूरा कर्जा दे दिया, तो आपका लोन क्या हो जाएगा? 0। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? 100% इक्विटी। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं फ्लेक्सिबिलिटी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो का मालिक है। जब जियो मार्केट में लाया था 2 साल उन्होंने फ्री दिया, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, 2.5 लाख करोड़। ठीक है, तो कर्जे पे क्या लगता है? ब्याज। फिर उन्होंने क्या किया, जियो जो है मोबाइल, जो तुम्हारा सर्विस, उसका 5%, गूगल 5%, फेसबुक, सऊदी अरेबिया की एक पार्टी, ऐसा 40% उन्होंने उसका हिस्सा डाइल्यूट कर दिया।
अलग अलग लोग को दिया, अलग अलग लोग ने रिलायंस को 2.5 लाख करोड़ दिया, रिलायंस से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लौटा दिया, लोन बिकेम 0। सो रिलायंस 100% के बजाय 60% मालिक हुआ, 40% जो लोन था वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, दूसरे को दे दिया। लॉजिक समझ में आया? तो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेक्सिबल रखा था उन्होंने। तो फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, वक्त बदलता है तो आप भी बदल सकते हो। अभी लोन, अच्छा 3 साल पहले होम लोन बहुत सस्ते में मिल रहा था, कोविड के टाइम में 6.8%, आज 9% पे चला गया है। तो उस समय बहुत लोगों ने कर्जा लिया था, सस्ते में मिल रहा था। तो तुम देखो ना, जब कर्जा सस्ता है तो आप बिंदास कर्जा लो, और जब कर्जा महंगा हो गया है तो आप इक्विटी शेयर इश्यू करो। समय समय की बात है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। और चौथा, कंट्रोल। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा सोचो 100 शेयर है रिलायंस में, मुकेश अंबानी का एक एग्जांपल लेते हैं, 100 शेयर है, 50 शेयर है मुकेश अंबानी के पास। अच्छा, उनको और पैसों की जरूरत है, वो और 100 शेयर इश्यू करते हैं, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 200। मुकेश अंबानी के पास स्टार्टिंग में 100 शेयर में से 50 शेयर था, तो कंट्रोल कितना था, 50% था। अभी 100 शेयर का 200 शेयर कर दिया, तो मुकेश अंबानी के पास लेट अस एज्यूम 50 शेयर्स ही है, तो अभी कंट्रोल 100 में 50% था, तो 200 में 50 कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। तो कंट्रोल बढ़ेगा कि घटेगा, घट गया ना। तो यदि आप कंट्रोल चाहते हो तो क्या करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आपको और पैसा चाहिए तो आप इक्विटी शेयर मत बढ़ाओ, क्योंकि आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको जो 100 शेयर था रिलायंस का, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें 50 मुकेश अंबानी का था, अभी और पैसा चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो। प्रेफरेंस शेयर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स का, एजीएम और ईजीएम, 2 प्रकार के मीटिंग। तो आपको जो और पैसा चाहिए, या तो आप कर्जा लो या आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो। मतलब कंट्रोल आपका तब रहेगा, आप हमेशा ड्राइवर सीट में रहेंगे। 4 लोग हैं गाड़ी में, आप ड्राइव कर रहे हो, बाकी 3 लोग अपना सीट बदले, पर ड्राइवर तो आप ही हो, लेकिन आपने किसी और को चलाने को दे दिया तो आपका ताकत कम हो जाएगा। सो कंट्रोल रखने के लिए बेटर है कि इक्विटी शेयर बढ़ाने के बजाय आप प्रेफरेंस शेयर या कर्जा लो। तो ये था आपका क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर।